हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान की पाठ्य योजना। वैसे आप कहेंगे क्लास 8th में है तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान अलग नहीं होता, लेकिन जो टॉपिक है हमारा डीएनए वो जीव विज्ञान में आप पढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जैसे सब्सक्राइब करेंगे घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना। सबसे कहाँ लिखा गया? सबसे ऊपर बीचों बीच पेज के जहाँ से पाठ्य योजना स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से एकदम दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना लिख दीजिएगा, जो भी आपके कॉलेज में कहा जाए। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 8वीं है। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है पीरियड। पीरियड मतलब होता है कि जिस पीरियड में आप जाएंगे उसका नंबरिंग यहाँ पे करना होता है। जैसे यहाँ पे 4th में गया बच्चा तो 4th लिखा है, आप जिस पीरियड में जाएंगे उसका नाम लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना। ये विद्यालय का नाम मतलब यहाँ पे वो लिखना है जो जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आपको अपने जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप बीएड कर रहे हैं, जहाँ पे आप बीटीसी कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए, उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। समय यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे तक। यहाँ पे बस ये लिख दीजिए कि समय अवधि कितनी है, तो 40 मिनट की है। आपको आपकी क्लास वाले जितना भी समय दें, 35 मिनट की क्लास है तो 35 मिनट लिखिएगा। विषय विज्ञान का है। और यहाँ पे पाठ की अगर संख्या की बात की जाए, पाठ क्रमांक तो 13 है। आप ये भी ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए। अब सीधे आप आइए यहाँ पे प्रकरण, पाठ्य प्रकरण डीएनए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपने अगली हेडिंग की तरफ। उद्देश्य देख लिखा गया है। उद्देश्य में यहाँ पे आपका ये विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है आपका जो टॉपिक होता है, जैसे डीएनए टॉपिक है तो डीएनए टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस तरीके का विकास होगा, इसके बारे में इस उद्देश्य के अंतर्गत, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है। एक उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य लिख लीजिए यहाँ पे, या विशिष्ट उद्देश्य लिख लीजिए। दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट, विद्यार्थी डीएनए के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी डीएनए के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी डीएनए के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी डीएनए की तुलना अन्य से कर सकेंगे। तीसरी हेडिंग है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया विद्यार्थी डीएनए से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी डीएनए से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है कौशल। कौशल में देखिए लिखा गया विद्यार्थी डीएनए से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी डीएनए का चित्र बना सकेंगे। पांचवी हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी डीएनए से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी डीएनए के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। लास्ट हेडिंग है इसका विशिष्ट उद्देश्य का विद्यार्थी अभिवृद्धि। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी डीएनए से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आप इसको शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं और सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इसमें आपको जिन सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए, उनके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट आदि। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण विधि या फिर प्रविधि। तो यहाँ पे देखेंगे व्याख्यान विधि है और प्रश्नोत्तर, यहाँ पे कर लीजिएगा इसको प्रविधि, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, विधि नहीं होती। ठीक है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया देखिए यहाँ विद्यार्थी डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट हेडिंग, जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना या फिर प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया। छात्राध्यापिका तब होगा जब आप लड़की होंगे, छात्राध्यापक तब होगा जब आप लड़के हैं। तो यहाँ पे बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका आंसर आएगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से देखिए पूछेंगे आप, कोशिकाओं के केंद्रक में मिलने वाले कुंडली नुमा संरचना कहलाती है। तो बच्चे बोलेंगे गुणसूत्र। दूसरा प्रश्न है गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बच्चे बोलेंगे जीन। तीसरा प्रश्न है जीन किसका एक खंड है। बच्चे बोलेंगे डीएनए का।
चौथा प्रश्न है डीएनए की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे डिटेल में नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ लिखा गया है। इसमें क्या होता है, बेसिकली उद्देश्य कथन में आपको बताना होता है बच्चों को कि कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं वो। तो एक यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा गया है। अच्छा तो बच्चों आज हम डीएनए के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको आप डीएनए के चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे आप उस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हेडिंग कहते हैं प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। अध्यापन बिंदु जिसको हम कहते हैं यहाँ पे शिक्षण बिंदु। दूसरा है कॉलम है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएँ, छात्रा क्रियाएँ, सैंपल सारांश और सहायक सामग्री। यहाँ पे पहला पॉइंट शिक्षण बिंदु है डीएनए का रासायनिक संगठन। विकासात्मक प्रश्न है पहला, डीएनए का अणु कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। बच्चे बोलेंगे 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। दूसरा प्रश्न है इन 3 प्रकार के अणुओं का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे फॉस्फेट, समूह, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पे तीसरा यहाँ पे प्रश्न है शर्करा व नाइट्रोजन क्षारक के बारे में आप बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना छात्राध्यापक यहाँ पे कथन आप बोलेंगे। डीएनए की संरचना 5 कार्बन की शर्करा जिसे डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं पाई जाती है तथा इसमें 2 प्रकार की नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे इसके आगे देखिए लिखा गया कौन कौन से यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। देख के लिख लीजिएगा आप लोग। पायरिन है और पायरीमाइडिन है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यूरिन में एडमिन जिसको हम ए से यहाँ प्रदर्शित किया गया है तथा ग्वानिन जी से, जबकि पायरीमिड इसको एनी से, क्षारकों से में थायमिन टी तथा साइटोसिन इसको हम सी को सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें यहाँ पे डीएनए की संरचना में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे डीएनए की संरचना में 5 कार्बन शर्करा डीऑक्सीराइबो वह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक, उसके बाद यही सारी चीज़ जो आपने अभी यहाँ पे बताया है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, यूरिन, एडेनिन व ग्वालिन, पेरीमिडिनिन और थायमिन व साइटोसिन। बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न देखिए लिखा गया है यहाँ पे। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जो अभी आपने पढ़ा है। 5 कार्बन वाली शर्करा का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। दूसरा प्रश्न है डीएनए में पाए जाने वाले 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम बताइए। तो यूरिन व पिरामिडिन। दूसरा यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु है डीएनए की आणविक संरचना। विकासात्मक प्रश्न फिर से है प्रस्तुत मॉडल किससे संबंधित है। बच्चे बोलेंगे डीएनए से, डीएनए की आणविक संरचना से। दूसरा प्रश्न है चित्र में आप मॉडल दिखाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को तभी पूछ सकते हैं आप जब आप मॉडल बना के ले जाएं। बहुत बच्चे पूछते हैं ना कि इस टॉपिक में मॉडल क्या बताएं, तो यहाँ पे आपको डीएनए की आणविक संरचना का मॉडल बना के ले जाना है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से चित्र में प्रदर्शित डीएनए की आकृति कैसी। बच्चे बोलेंगे सर्पिलाकार। तीसरा प्रश्न है इस डीएनए की सर्पिलाकार संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से छात्राध्यापक कथन में यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक डीएनए अणु 2 बहुलक अणुओं की बनी सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना है। यह अपने अक्ष के दाईं और बाईं ओर घूमती रहती है। देखिएगा इसकी बाहरी संरचना डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं फास्फेट अणुओं की बनी होती है। नाइट्रोजनी क्षारक रेड में भरी क्रमबद्ध रूप में मिलती हैं। इनमें एडेनिन के साथ थायमिन हाइड्रोजन के द्वित्व यानी कि यहाँ पे ए से टी यहाँ पे बंधा हुआ है द्वारा एक साइटोसिन हाइड्रोजन के नियंत्रण यहाँ पे त्रिबंध द्वारा ग्वानिन से यहाँ पे आबंधित होती है। प्रतिकृत होते हुए समय दोनों चैन खुल जाती है। डीएनए अणु का व्यास 20 मिली एम्पियर होता है तथा डीएनए अणु की एक कुंडली की लंबाई 34 एम्पियर होती है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, देख लीजिएगा। छात्र वाले कॉलम में तो सेम ये लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सैंपल वाले कॉलम में आप ब्लैक पेपर ले लीजिएगा, चार्ट पेपर, उसको काट के उस पर वाइट स्पार्कल पेन से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बहुत प्रश्न फिर आता है दूसरे पॉइंट का भी। डीएनए अणु का व्यास कितना होता है। बच्चे बोलेंगे 20 एम्पियर। दूसरा है डीएनए अणु के एक कुंडली की लंबाई तो 34 एम्पियर। तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है डीएनए में यौगिकों के समायोजन की प्रक्रिया। विकासात्मक प्रश्न फिर से है डीएनए अणु का निर्माण कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। बच्चे बोलेंगे 3। इन 3 प्रकार। दूसरा प्रश्न है इन तीनों अणुओं के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे फॉस्फेट समूह, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक।
तीसरा प्रश्न यहाँ पे, यह तीनों अणु आपस में समायोजित होकर क्या बनाते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना छात्राध्यापक कथन फिर से आप बोलेंगे। यहाँ पे न्यूटिल ओटाइड जब एक फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है तो एक नया अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड लिखा है ना। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड, एक नाइट्रोजन क्षारक तथा डीऑक्सीराइबो शर्करा के मिलने से बना अणु न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। पहला यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, दूसरा है न्यूक्लियोसाइड, तीसरा पॉलीथम्बिल ओटाइड। ये आगे लिखा भी होगा, देख लीजिएगा। फेनिलियोटाइड एवं डीएनए अणु का निर्माण कई हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में समायोजित होकर एक बड़ा अणु वाली यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। बहुत प्रश्न है, फॉस्फेट समूह व न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बच्चे बताएं, बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। दूसरा प्रश्न है, कई हजार न्यूक्लियोटाइड के समायोजन से क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आता है आपका पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पहला प्रश्न है, डीएनए अणु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूसरा प्रश्न है, डीएनए अणु का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तीसरा प्रश्न है, डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? चौथा प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? लास्ट में आता है लास्ट हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया बच्चों को, घर से करके लाने के लिए राइबो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना सचित्र वर्णन करो। यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आपको ये डीएनए के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है डीएनए का, याद रखिएगा ये भी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? कहीं कहीं पे मैं आपको सही से पढ़ के नहीं बता पाया क्योंकि बायो के शब्द हैं थोड़े से। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी वीडियो, आप लोग देख के आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और इस वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।